हेलो एवरीवन, मैं शमशेर आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने विकास की अवधारणा में इसका कुछ भाग प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कि हमने विकास क्या है जाना, वृद्धि क्या है यह जाना, व विकास वृद्धि में अंतर व विकास संबंधी विकास के समय होने वाले परिवर्तन जो कि हरलॉक महोदय ने बताए, ये सब हमने इसमें जाना। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे कि विकास के सिद्धांत क्या हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। बड़ी ही दमदार धुआंधार क्लास रहने वाली है आज की आपकी, तो ध्यान से समझिएगा कि ये जो 10-12 सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों से अधिकांश प्रश्न बनते ही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्रम में। जो कि पहला सिद्धांत हमारा क्या है? पहला सिद्धांत क्या कहता है? पहला सिद्धांत कहता है कि निरंतरता का सिद्धांत। विकास ये सिद्धांत करते यहाँ पे ये है कि किन सिद्धांतों का पालन करते हुए या किन सिद्धांतों के आधार पर एक बालक का विकास भ्रूणावस्था से लेकर मृत्यु तक, अर्थात भ्रूणावस्था के बाद शैशवावस्था जब बच्चा जन्म लेता है, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था आती है, और उसके बाद क्या होता है, वह अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या मृत्यु उसकी हो जाती है। तो तब से भ्रूणावस्था से मतलब गर्भधारण से लेकर और उसकी मृत्यु तक का जो पूरा क्रम है, विकास क्रम, इस विकास क्रम में कुछ सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों का पालन करते हुए उसको क्या होता है, हमारा विकास होता है। तो उसी क्रम में बढ़ते हुए देखते हैं पहला सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत का अर्थ ये है कि एक ऐसा क्रम या ऐसी प्रक्रिया जो क्या हो, बिना रुके, जो बिना रुके कैसी हो, लगातार चलती रहे। जो कैसी हो, लगातार चलती रहे। जैसे जब गर्भधारण होता है, जब गर्भधारण होता है, गर्भधारण से लेकर यह विकास की प्रक्रिया क्या होती है, निरंतर चलती रहती है बिना रुके। और बिना रुके तब तक चलती है जब तक कि वह प्राणी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता। अर्थात ये सिद्धांत भी यही कहता है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया क्या है, निरंतर, या कह सकते हैं आजीवन। या कह सकते हैं इसके लिए कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, हमारी निरंतरता या निरंतरता का सिद्धांत कहलाती है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है असमान गति का सिद्धांत। असमान गति का सिद्धांत ये कहता है कि भाई आजीवन चलती तो है लेकिन एक समान गति से नहीं चलती। जैसे कि यदि हम बच्चे की अवस्थाओं के अनुसार देखें तो बच्चे की अवस्था में, शैशवावस्था में जो विकास होता है उसकी गति क्या होती है, अधिक होती है, मतलब तीव्र होती है। यदि हम बात करें किसकी, बाल्या की, तो बाल्या में कैसी हो जाती है, ये धीमी हो जाती है। फिर यदि हम बात करें तीसरी अवस्था कौन सी है हमारी, किशोरा, तो किशोरा में क्या हो जाती है, फिर से तेज या तीव्र हो जाती है, फिर से तीव्र या तेज हो जाती है। तो ये देखिए गति क्या हुई कि पहले गति कैसी, अधिक थी, फिर गति धीमी हुई, फिर अधिक हो गई, फिर धीमी हो गई। तो ये क्रम ही कहता है कि जब बच्चे का विकास होता है तो विकास आजीवन चलता तो है लेकिन कभी तेज, कभी धीमा, कभी तेज, कभी धीमा, इस क्रम में आगे बढ़ता है। अगला सिद्धांत क्या कहता है? अगला कहता है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत करती यह है कि भले ही दो जुड़वा बच्चे को ना हो, भले ही दो जुड़वा बच्चे क्यों ना हो, लेकिन उनका विकास क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन उनका विकास अलग अलग होगा। जुड़वा हो तब भी या वैसे हो तब भी। क्यों? क्योंकि क्या है, दोनों की मानसिक शक्तियाँ अलग हो सकती हैं, दोनों की शारीरिक शक्तियाँ अलग हो सकती हैं, मतलब मानसिक क्षमताएं या शारीरिक क्षमताएं कैसी होंगी भाई, अलग होंगी। तो उसी के दोनों की रुचि अलग हो सकती हैं, दोनों का पूर्व ज्ञान अलग हो सकता है हमारा। तो ये वजह है, ये कारण है कि व्यक्ति विभिन्नता उत्पन्न होती है। वह व्यक्ति विभिन्नता वंशानुक्रम भी हो सकती है और वातावरण की वजह से भी हो सकती है। क्लियर? अगले देखते हैं। अगला क्या है, विकास क्रम का सिद्धांत। तो ये विकास क्रम का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे का विकास एक क्रम में चलता है। एक क्रम का अर्थ ये कि जितना विकास शैशवा में होना चाहिए वह शैशवा में होगा, बाल्यावस्था वाला बाल्या में होगा, किशोरा वाला किशोरा में होगा। ऐसा नहीं है कि ये किशोरा वाला विकास शैशवा में हो जाए या शैशवा वाला विकास किशोरा में जाकर हो। ठीक है? ये क्या कहता है कि जैसे बच्चा शैशवा का है, 0 से 6 वर्ष की जो उसकी आयु है, इस आयु में जो विकास होना है उसका,
वह विकास इसी आयु में होगा। ये विकास आप सोचो कि 12 से 18 में जाके हो जाए, नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। तो ये क्या कहता है, विकास क्रम का सिद्धांत, कि विकास एक क्रम में चलता है। जिस अवस्था का विकास जिस अवस्था में होना चाहिए वह उसी में होगा, बहुत आगे जाकर नहीं होगा, बशर्ते उसका क्या हो, वह अनुकूलतम रूप चलता हो तब। ये सामान्य की अवस्था है सारी। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर कोई कारण है उसका, जिस कारण की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा, या विकास में क्या है, बच्चा पिछड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है अंतः या परस्पर संबंध का सिद्धांत। अंतः या परस्पर संबंध का सिद्धांत ये कहता है कि विकास के लिए आवश्यक है क्या होना, उस प्राणी का स्वस्थ होना। क्योंकि जैसे कि अरस्तु की परिभाषा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम स्वस्थ हैं तभी हमारा क्या है, मस्तिष्क स्वस्थ है, या जब हम स्वस्थ हैं तभी हमारा विकास उस सामान्य गति से चल पाएगा। तो ये कुछ 5 विकास के सिद्धांत थे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी इसके आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 हुए, बाकी आगे के जानते हैं आगे के क्या हैं। बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, विकास के जो क्रम है इन क्रम संबंधी बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे, हमेशा प्रश्न बनते रहे हैं। अगला जानते हैं। अगला क्या है हमारा, कि विकास की दिशा, विकास की दिशा ऐसे बोलते हैं सिरोमुखी, सिर से पैर की ओर, विकास की दिशा या सिरोमुखी का सिद्धांत। और आगे बढ़ते हैं, समीप से दूर, या दूसरा नाम है इसका केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर का सिद्धांत। और यदि आगे बढ़े क्रम में तो वंशानुक्रम एवं वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल का सिद्धांत। आगे आता है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। अभी सारे सिद्धांत आपके लिए ये एक्सप्लेन होंगे। एकीकरण के सिद्धांत के बाद आता है हमारा निश्चित क्रम का सिद्धांत। निश्चित क्रम का सिद्धांत व इसके आता है भविष्यवाणी, भविष्यवाणी ऐसे कहते हैं पूर्व कथनीयता, पूर्व कथनीयता। आप यहाँ समझ लीजिए अच्छे से, आपके लिए सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर सारे के सारे ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जितना भी आपको यहाँ समझाया जा रहा है। और ये संपूर्ण नोट्स हैं आपके, ये संपूर्ण नोट्स होंगे जो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। देखिए जानते हैं अगला। अगला क्या है हमारा, छठा क्रम में विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत ये कहता है कि जो विकास की दिशा है, वह दिशा कैसी है, वो सिरोमुखी है। सिरोमुखी का अर्थ ये तो है कि सिर से पैर की ओर। विकास कैसा होता है, सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले विकास किसका होता है, सर का, हमारे मस्तिष्क का होता है। उसका हमारा धड़ का विकास होता है, फिर हमारे हाथ पैरों का विकास होता है, फिर हमारे जो बाहरी अंग हैं, अंगुलियां, इनका विकास होता है। तो किधर से आए, सर से पैरों की ओर। इसे कहते हैं क्या हम, कि विकास दिशा कैसी है, सिरोमुखी है, सिर से पैर की ओर। ये बहुत ज़्यादा आता है आपके, ये आपके एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है। अगला क्या है, समीप से दूर या केंद्र से बाहर की ओर। जैसे मान लीजिए हथेली, तो हथेली क्या है हमारा, ये केंद्र है। तो पहले निर्माण किसका हुआ, हथेली का या उंगलियों का, हथेली ना, तो पहले हथेली का निर्माण हुआ। तो ये हथेली क्या है हमारा, केंद्र, और बाहर की ओर क्या है हमारी उंगलियां। तो क्या था, केंद्र से बाहर की ओर या समीप से दूर की ओर। ये क्या कहता है हमारा अगला सिद्धांत, कि विकास का सिद्धांत जो है कैसे है, वो समीप से दूर की ओर चलता है या केंद्र से बाहर की ओर चलता है। आइए अगले जानते हैं। अगला है वंशानुक्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी हमको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वंशानुक्रम व वातावरण के गुणनफल।
गुणनफल का अर्थ ये है कि जिसमें दोनों का मेन रोल हो या मुख्य योगदान हो। जरूरी नहीं, इसे थोड़ा और समझते हैं कि एक वकील का बच्चा, ये वकील का बच्चा वकील ही बने, ऐसी संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे जैसा क्या मिलेगा, वातावरण, उसका विकास उसी दिशा में होगा या उसी क्रम में होगा। तो ये कहता है कि विकास सिर्फ वंशानुक्रम से नहीं होता कि यदि माता पिता हमारे अध्यापक हैं या माता पिता हमारे वकील हैं या माता पिता किसी अन्य प्रोफेशन में हैं तो उनका बच्चा भी वही बने। भाई डिपेंड करता है किस पर? भाई डिपेंड करता है वहाँ के वातावरण पर। जैसा वातावरण उसको मिलेगा, बच्चा उसी वातावरण के अनुसार क्या होगा, बनेगा। क्लियर? अगला देखिए, एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है। एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि जैसे बताया मैंने केंद्र से बाहर की ओर, कि जब केंद्र से बाहर की ओर का विकास हो रहा होता है या हो चुका होता है, उसके बाद एकीकरण मतलब इकट्ठा करना। क्या करना? इकट्ठा करना। सीधे हथेलियों को नहीं मोड़ सकते, लेकिन जो अंग और बने हैं इन अंगों को क्या करना, इकट्ठा करना। मतलब ये कि केंद्र से बाहर की ओर विकास होने पर उसे संपूर्ण क्या कर लेना, फिर से केंद्र की ओर एकत्रित करना या इकट्ठे करने की जो प्रवृत्ति है, ये विकासात्मक जो गुण है, उस गुण को क्या कहते हैं, एकीकरण का सिद्धांत। अगला है हमारा निश्चित क्रम का सिद्धांत। तो निश्चित क्रम का सिद्धांत ये कहता है कि विकास का क्रम, विकास का क्रम, कि जैसे यदि सैसवा वाला पहले हुआ है तो पहले सैसवा का ही होगा। संभव नहीं है कि पहले किसका हो जाए, किशोरा का हो जाए। किसका हो जाए? किशोरा का हो जाए, या पहले किसका हो जाए, बाल्यावस्था का हो जाए, मतलब चाइल्डहुड का हो जाए, या एडोलसेंस का हो जाए, या इन्फेंसी स्टेज का हो जाए। यदि पहले इन्फेंसी स्टेज का होना है तो वही होता है, ना कि एडोलसेंस का या चाइल्डहुड का हमारा। क्लियर? अगला क्या है, भविष्यवाणी या पूर्व कथनीयता। पूर्व कथनीयता या भविष्यवाणी का अर्थ होता है कि हम वर्तमान में रहकर क्या बता देना, भविष्य की बात बता देना, उसे कहते हैं भविष्यवाणी। अब देखिए कैसे, एक बच्चा, चूंकि बताया ना विकास कैसा है, मात्रात्मक भी है गुणात्मक भी है। एक बच्चा यदि सभी विषयों में 20 में से 20 अंक लाता है तो उसके आधार पर हम ये कहते हैं ना कि बेटा आप भविष्य में ये बन सकते हो। ये क्या है, ये भविष्यवाणी है। कैसे कि विकास को मात्रात्मक के रूप में मापन करके हम भविष्य का निर्धारण कर लेते हैं, या भविष्यवाणी कह सकते हैं, पूर्व कथनीयता कर सकते हैं हम, कि आप बेटा भविष्य में ये बनोगे। सपोज कीजिए किसी बच्चे के लिए बायो में बहुत इंटरेस्ट है, जैसे किसी बच्चे के लिए यदि बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है होने पर क्या करते हैं, भविष्य में कहते हैं ना बेटा आप डॉक्टर बनोगे। तो ये क्या है, ये भविष्यवाणी है, जो भी डिपेंड किस पे करती है, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे डेवलपमेंट के विकास के सिद्धांत है, जो कॉन्सेप्ट, इन कॉन्सेप्ट के बेस पर हम क्या करते हैं, उसके लिए कह सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और एक दो तीन जो बचे हैं आपको वो भी हम इनको जान लेते हैं। जैसे अगला आता है हमारा क्या, अविलोम्यता का सिद्धांत। अगला क्या आता है हमारा, अविलोम्यता का सिद्धांत है। फिर समान प्रतिरूप, समान प्रतिमान प्रारूप कुछ कहते हैं, उसके नमूना आदि का सिद्धांत है। आई होप आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। इसके बाद हम जानेंगे परिभाषाएं, और ये संपूर्ण चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा इसकी अवस्थाओं को छोड़कर। अभी इसमें अवस्थाएं नहीं हुई हैं, अभी इसमें अवस्थाएं नहीं हैं। कितने 10 हो गए थे हमारे, चलिए देखते हैं 11, 11वां नंबर। 11वां नंबर क्या कहता है, अविलोम्यता। अविलोम्यता का सिद्धांत समान प्रतिमान, या इसे कह सकते हैं प्रारूप, या कह सकते हैं नमूना, नमूना का सिद्धांत। अर्थात देखिए जानते हैं इसके बारे में, अविलोम्यता का सिद्धांत क्या कहता है। अविलोम्यता का सिद्धांत कहता है कि भाई जिस क्रम में, देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है विलोम्यता, दूसरा होता है हमारा अविलोम्यता। तो विलोम्यता का अर्थ ही होता है कि एक क्रम में जाकर, एक क्रम में जाकर यदि उसी क्रम में क्या हो जाए, वापस लौट आए। अविलोम्यता का अर्थ होता है कि उल्टे क्रम में न आ पाना। अर्थात जैसे मान लीजिए कि बालक का शैशवावस्था का विकास हो गया, बाल्य का विकास हो गया, किशोरा का विकास हो गया,
अब वह चाहे फिर से किशोरा वाला कि मैं सैसवा का विकास अब कर लूँ, सैसवा वाला चाहे मैं किशोरा का विकास अब कर लूँ, ऐसा संभव नहीं होता कि जिस क्रम में आप एक बार आगे बढ़ गए उसमें वापस नहीं आ सकते, उस क्रम में वापस नहीं आ सकते। इसी को कहते हैं अविलोम्यता का सिद्धांत। अगला क्या है, समान प्रतिमान प्रारूप या नमूना का सिद्धांत। देखिए ये क्या कहता है, समान प्रतिमान नमूना का सिद्धांत ये कहता है कि भले ही बच्चा भारत में पैदा हो या कहाँ हो, अमेरिका में हो, बच्चे का जन्म भारत में हो या अमेरिका में हो, कहीं भी हो, लेकिन पहले यदि रोना सीखेगा या पहले रोना या भूख लगना उसको विकास होगा तो वही होगा, क्या वही होगा। जैसे मान लीजिए पहले यदि बच्चे के पहले कौन से दूध के दांत बनेंगे या निकलेंगे तो वह दूध के दांत ही निकलेंगे, चाहे बच्चा वो भारतीय हो चाहे वो अमेरिका का हो, बच्चा चाहे अमेरिका का हो भारत का हो, लेकिन क्या है पहले जो क्रम चल रहा है वह उसी क्रम में ही होगा। इसे कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत कि जैसे दूध के दांत आना तो बच्चा चाहे कहीं का भी हो या बच्चा कोई भी हो, पहले क्या होगा उसके दूध के दांत ही आएंगे। तो ये कुछ इसके सिद्धांत थे 10-12 सिद्धांत कि जिन सिद्धांतों के आधार पर या सिद्धांतों से संबंधित परिभाषाएं बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं, इन कथनों को रख दिया जाता है वहाँ पे, इन सिद्धांतों के रूप में रख दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, हो सकता है इन्हीं में से किसी का नाम पलट के दे दिया जाए, तो यहाँ धनात्मक रूप में दिया है वहाँ नकारात्मक के रूप में दे दिया या नेगेटिव फॉर्म में इसको दे दिया जाए। इस प्रकार से वहाँ क्या होते हैं हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में, भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत जल्द इस पाठ्यक्रम को क्या हम समाप्त करेंगे। चलिए अब देखते हैं इनकी परिभाषाएं। परिभाषाओं में जैसे आप स्क्रीन पे देखना, मैं परिभाषाएं आपके यहाँ पे एक्सप्लेन करता रहूँगा। जैसे पहली परिभाषा है स्किनर महोदय की। पहली किसकी है हमारी, स्किनर। ये रही आपके सामने परिभाषा। स्किनर महोदय क्या कहते हैं, स्किनर महोदय का मानना था कि विकास एक सतत एवं कैसी धीमी प्रक्रिया है। विकास कैसी है, सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। सतत का मतलब ये लगातार चलती हुई, धीमे का मतलब उसकी गति, कि विकास ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष में संपूर्ण विकास हो जाए, 5 वर्ष में 20 वर्ष वाला विकास हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। इनका मानना ये था कि विकास बिना रुके निरंतर चलते हुए वह धीमी प्रक्रिया से क्या है चलता ही रहता है और विकास हमेशा होता ही रहता है। ये मानना किसका था, स्किनर महोदय जी का। दूसरी है वुडवर्थ की। वुडवर्थ क्या कहते हैं, वुडवर्थ कहते हैं बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। वंशानुक्रम प्लस वातावरण। तो जो वुडवर्थ महोदय हैं इनका मानना ये था कि सिर्फ वंशानुक्रम ही निर्धारित नहीं करता कि विकास कैसे होगा, निर्धारण में आवश्यकता होती किसकी, वातावरण की। या अपना योगदान कौन निभाता है, वातावरण का भी महत्वपूर्ण योगदान है जितना कि उसके वंशानुक्रम का है। जैसे कि मैंने बताया आपके लिए, यदि एक वकील का बच्चा ऐसे वातावरण में ना रहे कि वहाँ उसकी क्या वकील बनने की संभावना रहे तो वकील कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए आवश्यक कौन है, वातावरण। कि वंशानुक्रम से जो गुण आए हैं उन गुणों के अनुकूल यदि वातावरण मिला तब तो वह क्या होंगे, बढ़ेंगे, अन्यथा वह उनका पतन होगा। तो ये क्या कहते हैं, वुडवर्थ की परिभाषा कहती है कि विकास निर्भर करता है किस पर, वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल पर। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं। तीसरी परिभाषा है हमारी हरलॉक महोदय के अनुसार। हरलॉक महोदय क्या कहते हैं कि विकास क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं या विशेषताओं का क्या होता है, निर्माण होता है या जन्म लेता है। क्या है, नवीन विशेषताएं, या योग्यताएं क्या होती हैं, जन्म लेती हैं। विकास एक ऐसी क्रमिक, क्रम का मतलब है क्रम से,
जैसे आपके लिए सिद्धांतों में बताया भी कि क्रमिक का अर्थ क्या है हमारा, क्रमिक का अर्थ है एक क्रम से चलने वाली, विकास के क्रम में होने वाली एक ऐसी श्रृंखला है जिस श्रृंखला से नई नई विशेषताएं उजागर होती हैं, नई नई विशेषताएं, नई नई आदतें, नवीन आकृतियां, नवीन क्षमताएं क्या लेती हैं, जन्म लेती हैं। ये मानना किसका है, हमारे हरलॉक महोदय का। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आगे हैं गैसेल महोदय, क्रम नंबर 4, गैसेल। गैसेल का मानना क्या है, गैसेल का मानना ये था कि विकास एक अवधारणा से बढ़कर है जिसका निरीक्षण, मूल्यांकन व शरीर रचना, रंग, अंग विश्लेषण एवं व्यवहारात्मक, इन तीनों रूपों में क्या कह सकते हैं, हम उसका मापन कर सकते हैं। इनका मानना ये था गैसेल महोदय का कि विकास सिर्फ एक अवधारणा नहीं है, इस अवधारणा से बढ़कर है, इस अवधारणा से बढ़कर है जिसका हम क्या कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। जिसका हम क्या कर सकते हैं, निरीक्षण और क्या कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन और क्या कर सकते हैं, उसका हम विश्लेषण कर सकते हैं। कि विकास सिर्फ एक अवधारणा नहीं है कि ऐसे होगा या ऐसा होना चाहिए, हम भाई उसका निरीक्षण करें, उसकी जानकारी लें, उसका मूल्यांकन करें, मापन करें, मूल्यांकन मापन करने के बाद क्या करें, उसका हम विश्लेषण करें, या इन संपूर्ण का तीनों क्या कर लें, हम मापन कर लें। इसे क्या कहते हैं, अपन क्या कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। आइए अगली देखते हैं। अगली है मुनरो की। मुनरो का मानना यह था कि विकास भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों का ही नाम है। जो मुनरो महोदय हैं, मुनरो जी का मानना यह है कि विकास कब से, तो भ्रूणावस्था से लेकर कहाँ तक, तो वृद्धावस्था तक जितने भी परिवर्तन होंगे या जितने परिवर्तन होते हैं, इन सारे परिवर्तनों को ही क्या कहते हैं, हम विकास कहते हैं। कि जैसे भ्रूणावस्था में क्या परिवर्तन हुए, बच्चा जब शैशवा में आया तब उसके क्या परिवर्तन हुए, आगे बच्चा किशोरा में पहुंचा, बाल्या में पहुंचा तब उसके क्या परिवर्तन हुए, और इसके बाद किशोरा में पहुंचा, वृद्धा में पहुंचा तब उसके क्या परिवर्तन हुए। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था हमारा विकास की अवधारणा संबंधित, जो कि आज हमने कंप्लीट किया है। इसके लिए इसका बेसिक जितना है वो यहाँ कंप्लीट आपका हो चुका है। अब इसमें आगे रह जाता है हमारा कि विकास की अवस्थाएं, जो कि 3 अवस्थाएं हैं हमारी, जो कि पाठ्यक्रम में हम पढ़ते हैं। हम अगले लेक्चर में विकास की क्या पढ़ेंगे, अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं। ये कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, जिन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अवस्थाओं के वैसे जनरली जो है हमारी वे 3 अवस्थाएं ही पढ़ेंगे हम। पहली है हमारी कौन सी, शैशवा, दूसरी है हमारी बाल्या, और तीसरी है हमारी किशोरा, इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। इसकी आयु 0 से 6, 6 से 12 और 12 से 18। हमारे पाठ्यक्रम में 0 से लेकर 18 तक ये हमारे पाठ्यक्रम में है। इसके बाद की यदि हम बात करें तो वो वृद्धावस्था आती है, जिसका अध्ययन यहाँ पे हम नहीं करते। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, जिस वीडियो में हम विकास की अवस्थाएं जानेंगे, और अवस्थाओं के बाद ये हमारा चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में। बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत के साथ हम समय से पहले अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करेंगे और इसकी सारी प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए कराए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।